मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कोहनियां टेक कर सर झुका लिया। दुकानदार ने कुछ परेशान होकर पूछा, ठाकुर साहब तबीयत ठीक है? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई जी क्या बताऊं, अजीब दुविधा में फंस गया हूं, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। वित्त अंगेज तमहीद से मैं उस नौजवान केमिस्ट पर जब अच्छी तरह असर डाल चुका तो उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं जोधपुर का बैंक मैनेजर हूँ। मेरी बीवी को अजीब बीमारी हो गई है। हर हफ्ते आधी रात को एक काला नाग आता है और मेरी बीवी की टांग को सूंघ कर चला जाता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि किधर से आता है और किधर गायब हो जाता है। अब मांत्रियों और पंडितों ने मुझे ये कहकर सांप को मारने से रोक दिया है कि वो नाग देवता है, उसे मारोगे तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी पत्नी एक ही महीने में सूख कर कांटा हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये एक खास किस्म का सांप होता है जो अगर इत्तेफाक से किसी औरत का जिस्म सूंघ ले तो उसे दोबारा सूंघने जरूर आता है और उसकी सांसों के असर से वो औरत कमजोर होते होते एक दिन मर जाती है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिसे मैं अपनी बीवी की पिंडली पर लगा दूं और सांप उसे सूंघने से मर जाए। अपनी मन घड़त कहानी मैंने कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में सुनाई कि नौजवान हिंदू केमिस्ट बहुत मुतासिर हुआ। मैंने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, भाई जी आप भी पढ़े लिखे हैं और वैज्ञानिक नौजवान हैं, मेरी पत्नी की जान बचा लें, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिंदू केमिस्ट सोच में पड़ गया। फिर उसने अलमारी में भरी हुई मुख्तलिफ दवाइयों पर नजर डाली और कुछ सोचकर बोला, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन या आर्सेनिक नहीं है, परंतु आप जरा ठहरे, मैं एक दुकान से आपके मतलब की एक शय मंगवाए देता हूँ। उसने मेरे सामने किसी दुकानदार को फोन किया और किसी आर्सेनिक का नाम लिया। फिर फोन बंद करके बोला, मेरे दोस्त की दुकान करीब ही है, वो आर्सेनिक दवाइयां फरोख्त करता है, वो जो दवाई भेज रहा है उससे सांप अवश्य मर जाएगा लेकिन आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वो हिंदुओं की जहालत और पंडितों की अहमकाना रसूम के खिलाफ बोलने लगा। इतने में एक आदमी ने उसे एक छोटी सी शीशी ला कर दी। नौजवान केमिस्ट ने शीशी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा सफूफ है, इसे आप अपनी धर्मपत्नी की टांग पर थोड़ा सा तेल लगाकर मल दें। भगवान ने चाहा तो सांप इसका सिर्फ एक सांस ही खींचेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाँ, भाभी जी की टांग पर पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना ना भूलें क्योंकि ये जहर कहीं उनकी पिंडली में ना उतर जाए। मुझे रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर काउंटर पर रखा और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ठाकुर जी, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पुण्य की बात है और मैंने आर्सेनिक मुफ्त में ही मंगवाया है। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और जहर की शीशी जेब में डालकर चला। मैं बड़ा खुश था, मेरा एक मसला हल हो गया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर मैं अपने पाकिस्तानी साथी को निकाल ले जाने में कामयाब हो गया तो उसे कहाँ ले जाऊंगा? बॉर्डर की तरफ ले जा नहीं सकता और शहर के पेचोखम से भी नावाकिफ था। ले के यही एक रास्ता समझ में आया कि उसे लेकर अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊं और सहराई जंगल में किसी जगह छुप जाऊं, उससे सीक्रेट सर्विस का पैगाम पूछूं और फिर हम दोनों पंजाब या जम्मू की तरफ से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करें। एक दूसरी केमिस्ट शॉप से मैंने एक सिरिंज और आला तरीन भारतीय सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। होटल के कमरे में आकर डिब्बिया में से ऊपर वाले 5 सिगरेट निकाल कर सामने रख लिए। शीशी का ढक्कन खोल कर देखा, शीशी में जर्द रंग का सफूफ था। उसे भी मैंने कागज के एक टुकड़े पर उलट लिया। सिरिंज की सुई से एक सिगरेट के अगले हिस्से के तंबाकू में छोटा सा मगर गहरा सुराख किया। उसमें सुई की मदद से ही जहरीला सफूफ उठाकर उसे अच्छी तरह भरा और माचिस की तीली से तंबाकू की सतह को इस तरह बराबर कर दिया कि देखने से मालूम नहीं होता था कि उसमें इंतहाई मोहलक जहरीला सफूफ भर दिया गया है। यूं ही मैंने वो सफूफ 4 सिगरेटों में डालकर उनकी सतह हमवार कर दी। फिर 5 सिगरेटों को डिब्बिया में डालकर पैकेट बंद करके जेब में रख लिया। सिरिंज की सुई को तो मैंने तोड़ दिया लेकिन जहरीला सफूफ दोबारा शीशी में डालकर शीशी जैकेट की जेब में रख ली। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं लाड़ियों के अड्डे पर आ गया जहाँ कुछ टैक्सियां भी मौजूद थी। मैंने वहाँ मौजूद ड्राइवरों को गौर से देखा। एक ड्राइवर शक्ल ही से बड़ा अहमक सा लगता था, वैसे भी वो दुबला पतला सा था। मैं उसके पास गया, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, भाई जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल जाने से डरती है, तो भाई जी मैंने सोचा है कि जब दर्द का दौरा शुरू हो तो उसे टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाऊं। उस वक्त वो बेहाल होगी, इनकार न कर सकेगी। ड्राइवर बीड़ी का कष्ट लगाकर बोला, ठाकुर तुम अस्पताल वालों की गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने फौरन कहा, भाई जी कोई पता नहीं कि कब दर्द शुरू हो जाए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आप मुझे अपने घर का पता दे दें, अगर आज रात जरूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। लीजिए 100 रुपए लीजिए, बाकी 200 रुपए उस वक्त अदा कर दूंगा। ड्राइवर 100 रुपए लेकर बड़ा खुश हुआ और बोला, ये गाड़ी मेरी तो नहीं है ठाकुर, परंतु घबराओ नहीं, मैं आज रात गाड़ी अपने पास ही रखूंगा, तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देते, मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, भाई जी कोई पता नहीं कब दौरा पड़ जाए, आप यूं ही मेरे घर के आगे बैठे रहेंगे, मैं खुद ही आपके घर जाकर इत्तला दे दूंगा, वैसे सामने वाले बाजार में मेरा घर है। टैक्सी ड्राइवर पर मेरे 100 रुपए ने बड़ा असर किया था।
फिर मेरे उन 200 रुपयों का भी पेशस वक्त काफी असर हो चुका था। एक तरफ इशारा करके बोला, ठाकुर वो जो मंदिर है उसके पीछे वाली गली में मेरा मकान है, चलो आपको दिखाई देता हूँ। उसने बीड़ी फेंकी और मुझे टैक्सी में बिठाकर मंदिर की तरफ चला। उसका मकान मंदिर की अकबी गली का पहला मकान था। बस जी यहाँ आकर दरवाजा खटखटा दें, मैं दरवाजे के पास ही चारपाई पर सोता हूँ। मैं वहां से पैदल ही दूसरी तरफ से होकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। चौक में आकर हलवाई की दुकान से मिठाई का एक डिब्बा खरीदा और होटल में संभाल कर रखिया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। टैक्सी ड्राइवर के घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। ये सारा ताना बाना इस बुनियाद पर बुना जा रहा था कि मैं थाने में अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात का खाना खाकर मैं पैकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगा तो फौरन ही ख्याल आ गया और मैंने जल्दी से पैकेट जेब में डाल लिया। नीचे बाजार में आकर सिर्फ एक सिगरेट खरीदी और उसे सुलगा कर होटल में आ गया। होटल के कमरे में टेलीविजन पर राजस्थानी प्रोग्राम चल रहा था। ये प्रोग्राम जयपुर से आ रहा था। 9 बजे मैंने ऊपर अपने कमरे में आकर अपनी तमाम चीजें चेक की। सीधा का दिया हुआ सांप का मन का, गले का मुकद्दस नक्श, जहर की शीशी, सिगरेटों का पैकेट, खंजर, लाइटर, करेंसी नोट, सब कुछ मेरे पास मौजूद था। बाथरूम में घुसकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अपनी सारी चीजों को एक बार फिर चेक किया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। नीचे जाकर वक्त देखा, वहां से थोड़े से स्नैक्स खाए और चाय पी। थोड़ी सी मछली एक पैकेट में बंधवा ली। दीवार पर लगे क्लॉक की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। मैं ऊपर कमरे में आ गया। मेरा कमांडो मिशन शुरू होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी। रात को 11:15 बजे होटल वाले नीचे की दुकान बंद कर देते थे। जब मुझे नीचे दुकान और होटल के दफ्तर बंद होने की आवाज आई तो मैं उठ बैठा। बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारा। बाहर आकर हर शय को एक बार फिर चेक किया और खिड़की से झांक कर देखा। होटल वाला दुकान बंद करके अपने कमरे में जा चुका था। मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया। मैं मछली और मिठाई का डिब्बा उठाए सीढ़ियां उतरकर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिले शिकस्त वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हायल पहाड़ से भी टकराकर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस की चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। ये अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थीं। कोई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि चौकी इंचार्ज ठाकुर सुचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा उधेड़ उमर थानेदार बैठा रजिस्टर पर झुका ऊँग रहा है। वही 2 सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। पाकिस्तानी जासूस ऊँग रहा था। वो मुझे बीमार सा लगा। मैंने जाते ही चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सुचदेव जी कहाँ हैं? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सिनेमा देखने चला गया। वहां बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सिनेमा हॉल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ करवाया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई मैं इस खुशी में लाया हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप ही मिठाई खाइए। मैं डिब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज जी, ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है, हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊंगा। अजी हम तो पुलिस कर्मचारियों के दास हैं, एक्साइज में रहते हैं, पुलिस से बड़ी दोस्ती है, कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डिब्बियां खोलते हुए कहा, तो फिर सिगरेट ही पी लीजिए। आला किस्म के सिगरेटों का पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डिब्बी में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को दी। जब मैं मुड़ा तो देखा कि थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही लंबा कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हल्क में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था। मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई। वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और जो बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा। थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ को ढलक गई थी। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया।
किस कदर खतरनाक जहर था कि उसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी में से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नीमवा दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से निकल चलो। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे में रुककर बाहर देखा। बाजार उसी तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करके थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र था, मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदोकोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अभी खामोश रहो। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही दरवेश हो। मैं तुम्हारी ही तलाश में जहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते, अहमक नहीं के। वो चुप हो गया। मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए, लेकिन अब मैंने उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब मैं जासूस की बजाय एक खूंखार कमांडो बन चुका था। चौथ में हलवाई की दुकान अभी तक खुली थी। मैं बाजार की दूसरी तरफ निकल आया। वहाँ सामने मेरा होटल था जो बंद पड़ा था, फिर भी मैं उससे कुछ फासले से होकर गुजरा। लारियों का अड्डा भी सुनसान पड़ा था। एक जानिब वो मंदिर था जिसके अकब में टैक्सी ड्राइवर का घर था। मंदिर की अकबी गली में पहुंचते ही ड्राइवर के मकान के बाहर टैक्सी खड़ी नजर आई, जिसका रुख सड़क की जानिब ही था। मेरे दिल में ख्याल आया, जब टैक्सी जहां मौजूद है तो ड्राइवर को जगाने की क्या जरूरत है, कहीं वो बेचारा खामखा हमारे हाथों ना मारा जाए। मैंने अपने साथी से सरगोशी में कहा, हमें ये टैक्सी लेकर जानी है, खामोशी से मेरे पीछे आओ। मैंने करीब जाकर देखा, टैक्सी के दरवाजे मुकफ्फल थे और शीशे चढ़े हुए थे। पुरानी टैक्सी थी। मैंने जेब से खंजर निकालकर खिड़की के शीशे का रबड़ उखाड़ा और शीशा नीचे कर दिया। फिर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों जल्दी से टैक्सी में घुस गए। अब एक दूसरी मुश्किल पेश आई कि गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने साथी के कान में कहा, नीचे उतरकर उसे धक्का लगाओ। उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सिरकने लगी। मैं उसे सड़क पर ले आया। अब मैंने उससे कहा कि बोनट उठाकर इंजन स्टार्ट करो। उसने ऐसा ही किया। मैंने रेस दी तो इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। अगर टैक्सी का ड्राइवर बेदार भी हो जाता तो हमें नहीं पकड़ सकता था। मैंने टैक्सी को गियर से निकाल कर पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मेरा साथी लपक कर मेरे पास आ बैठा था। गाड़ी ने धुआं छोड़ा और वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं उस सड़क से शनासा था। यही वो सड़क थी जिससे होकर मैं अहमदाबाद से उदयपुर के लारियों के अड्डे में दाखिल हुआ था। गाड़ी अगरचे पुरानी थी, लेकिन उसका इंजन बड़ी ठीक ठाक हालत में था। मैंने गाड़ी को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर छोड़ दिया। मेरे साथी ने कहा, हम इस सड़क पर महफूज नहीं है। अगर टैक्सी वाले की आंख न भी खुली हो तो थाने में जो हम 3 सिपाहियों और थानेदार का खून कराए हैं वो छुपा नहीं रह सकता। हो सकता है पुलिस की कोई जीप हमारे ताक़ुब में इसी सड़क पर चल पड़े। इसके अलावा अगले शहर की पुलिस चौकी को हमारे बारे में खबरदार किया जा सकता है और हम आगे पकड़े जा सकते हैं। जिन खदशात का इजहार वो कर रहा था उन पर मेरी भी नजर थी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, अमजद, और मेरा कोड नाम। वो एकदम खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, तुमने मुझे अपना कोड नंबर नहीं बताया। अगर से तुम्हारी शक्ल उसी तस्वीर जैसी है जो मुझे इस्लामाबाद में चौधरी साहब ने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो नंबर दिया था वो मालूम करना जरूरी है। मैंने अपना 3 हिंसों वाला नंबर उसे बताया। वो मुतमईन होकर बोला, मेरा कोड नाम शहीद है। मैंने कहा, बताओ कि चौधरी साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि हम पुलिस के निर्णय में फंस कर एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर न जाने कब मिल भी सकें या नहीं। अमजद ने मुझे वो पैगाम देना शुरू किया जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा था। वो बोला, दुश्मन हमसाया मुल्क ने हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल और न्यूक्लियाई साइंस में हरफ आखिर साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की मिस नौरीन को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी के पास एक कीमती फार्मूला है जो उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। दुश्मन मुल्क अपने एटमी मंसूबे को मुकम्मल करने और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के लिए डॉक्टर आफरीदी के एटमी फार्मूले से काम लेना चाहता है। डॉक्टर आफरीदी की बेटी को इसलिए अगवा किया गया है ताकि डॉक्टर अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर दुश्मन के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोला, तुम्हें ये ड्यूटी सौंपी गई है कि जिस तरह भी हो सके डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी मिस नौरीन को दुश्मन की फैद से निकालकर बम्बई शहर में मुकीम एक पाकिस्तानी एजेंट के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे साइंसदान और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए हैं और आप लोग मुंह देखते रह गए। वो बोला, ये सब कुछ एक ऐसी गहरी साजिश के तहत हुआ कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। बहरहाल ये तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉक्टर और उसकी बेटी को दुश्मन की कैद से निकाल
डालकर पाकिस्तानी एजेंट के पास बम्बई पहुंचाने का है, क्योंकि बावर किया जाता है कि डॉक्टर आफरीदी से काम निकालने के बाद दुश्मन उसे उसकी बेटी समेत हलाक कर डालेंगे। सामने से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आईं। मैंने टैक्सी की रफ्तार कम करके उसे एक तरफ डाल लिया। ट्रक गुजर गया तो मैंने अमजद से पूछा, क्या कुछ खबर है कि डॉक्टर आफरीदी को किस शहर में और किस जगह रखा गया है? हाँ, अमजद बोला, हमारी इंटेलिजेंस हमें सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान धारावार का एक घना और खतरनाक जंगल है। इस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने तले के खंडर में नीचे खुफिया लेबोरेटरी कायम कर रखी है। डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी उसी जेर जमीन लेबोरेटरी में कैद हैं। वो लेबोरेटरी कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तदाई काम वहीं होता है।